Hello class 12. Welcome back to my channel. I hope you all are good. This is the part second of chapter banking. And in previous video, we have done commercial bank, functions of commercial bank, central bank and functions of central bank. I hope you all got all the points. ठीक है, जिसको भी कुछ पूछना हो तो you can ask me in the comment section. बट व्हेन वी हैव डन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तो उसमें एक लास्ट में क्रेडिट कंट्रोल का एक टॉपिक था जिसको मैंने बोला था इसको नेक्स्ट वीडियो में लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट पार्ट। एंड व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ बैंक, क्या दोनों बीच में डिफरेंस है ये देखेंगे, और मनी क्रेडिट क्रिएशन ये देखेंगे कि एक बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है। जैसे कि हम पैसे जमा करते हैं बैंक में तो उससे वो क्या करता है, ठीक है, लोन कैसे देता है, वो बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है, तो ये सब इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट क्लास, नाउ वी हैव टू कंटिन्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, राइट। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले वी हैव टू लर्न सम टर्म्स एंड सम पॉइंट्स। उसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इन्फ्लेशन, पहला है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हो ध्यान सुनेंगे और ये चीज समझोगे तभी हम लोग इस टॉपिक को समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन का मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है महंगाई, ठीक है, महंगाई। और डिफ्लेशन होता है सस्ताई। तो ये जो दो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में, ये क्या है, कंट्रोल की जाती है किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे इकोनॉमी में दो जने होते हैं जो कि ये सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। कौन सी, एक होते हैं हमारे आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है हमारे गवर्नमेंट्स, ठीक है, इन सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। अभी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, जब आती है जब लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब आती है जब लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। परचेजिंग पावर का यहाँ पे मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है कि वो चीजें खरीद सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि एक पोटैटो सेलर है, ठीक है, ठीक है, पोटैटो सेलर है, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं इकोनॉमी में सबके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, सबके पास 1000 रुपए हैं। जो पोटैटो सेलर है वो क्या अभी भी पोटैटो 10 रुपए के बेचेगा? हाँ, नहीं बेचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो देख रहे हैं सबके पास 1000 रुपए, सबकी परचेजिंग पावर ज्यादा, वो लोग क्या ज्यादा पैसों में भी इसको खरीदेंगे। तो पोटैटो सेलर क्या है यहाँ पे 500 रुपए के भी बेच सकता है, 700 रुपए के भी बेच सकता है, 800 रुपए के भी बेच सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती रहती है। आई होप एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, है ना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होता है, अगर सबके पास 100 रुपए ही हैं तो यहाँ पे जो पोटैटो सेलर है वो 500 रुपए की फिर पोटैटो नहीं बेचेगा, वो सिर्फ क्या है, फिर बाद में क्या है, वो 10 रुपए या 20 रुपए की बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है कौन कंट्रोल करता है, हमारी आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है, और दूसरा हमारे गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जब ये सिचुएशन कंट्रोल करती है वो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। यहाँ पे आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है देखते हैं, चलो। सो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वो होता है जिसमें हमारे न्यूमेरिकल या नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। क्वालिटेटिव जहाँ पे हम लोग नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते, क्वालिटी की बात कर दी जाती है, ठीक है। बेसिकली इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे, जब हम लोग इसके पार्ट समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। बैंक रेट क्या होता है वो जानेंगे, रेपो रेट क्या होता है वो जानेंगे। ये ना इंस्ट्रूमेंट है, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ना इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन संभलती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक जो है, आरबीआई जो है हमारी, इन चीजों का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करेगी, महंगाई ठीक करेगी, ठीक है। सिचुएशन हमारी कई बार ऐसी होती है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, तो यहाँ पे आरबीआई का क्या रोल रहता है, आरबीआई कैसे सिचुएशन को ठीक करती है, तो यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएजन, ये सब चीजें क्या है, इनसे कैसे कंट्रोल करती हैं चीजें, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। सो इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वी हैव फर्स्ट बैंक रेट, राइट। बैंक रेट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, बैंक रेट का यहाँ पे मतलब है जब सेंट्रल बैंक पैसे देती है किसको, कमर्शियल बैंक को उधार, ठीक है। जैसे हमको पता है कि हम जो पैसे लेते हैं किससे,
कमर्शियल बैंक से, और फिर कमर्शियल बैंक क्या क्या है, किससे लेती है, सेंट्रल बैंक से पैसे लेती है। तो बैंक रेट, रेट एट विच, जिस रेट पे, रेट का मतलब है जिस इंटरेस्ट, जो अब कोई भी लोन लेगा तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक पैसे देती है किसको, कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। बट क्या है, लॉन्ग टर्म नीड्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, ये बैंक रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे कंट्रोल करेगा, ध्यान समझना। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, लोगों को पैसा बहुत ज्यादा, हमारी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है। तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये, राइज इन बैंक रेट। इसको मैं ध्यान ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है, अगर इंटरेस्ट बढ़ गया किसका, अगर बैंक इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है, रेट बढ़ गया, तो आप मेरे को बताओ, जब आपको महंगा इंटरेस्ट मिलेगा क्या आप लोन लोगे, ऑब्वियसली नहीं लोगे, है ना। तो ऐसे ही अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक क्या है, उससे उनसे क्या है, लोन नहीं लेगी। जब लोन नहीं लेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो वो और आगे लोन नहीं देगी। ठीक है, जब आगे लोन नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इकोनॉमी में पैसा क्या है, कम होने लग जाएगा। ऑब्वियसली पता है ना, लोन देंगे तभी तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा। अब यहाँ पे क्या, रेट बढ़ा दिया तो हमारा लोन देना कम हो जाएगा, किसको, सॉरी पब्लिक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। कैसे, अब यहाँ पे बता रखा है, ध्यान समझा, आई होप आप वो समझ गए होंगे जो मैंने बताया। अब राइज इन बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जिस रेट पे हम लोग ले रहे हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है तो हमको वापसी भी ज्यादा करना पड़ेगा। जब वो वापसी ज्यादा करना पड़ेगा तो डिमांड क्या है, क्रेडिट की कम हो जाएगी। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है, मैं लोन नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है। फिर फॉल इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कम पड़ जाएगी, हमारी जो मनी सप्लाई इकोनॉमी वो कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, और भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या है, कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे समझ के चलते, ऊपर हमने देखा ये किसकी सिचुएशन थी, इन्फ्लेशन की, राइट। अब यहाँ पे समझ के चलते डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे कंट्रोल करते हैं, डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन मतलब सस्ता है, मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि सामान खरीद पाए। ठीक है, फॉल इन बैंक रेट, अब बैंक रेट जब कम कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, लोगों के मतलब कि, अब बेसिक से आप बताओ, अब आपको लोन अगर सस्ता मिलेगा, ठीक है, आपको बोल रहे सिर्फ 2% आपको लोन देना है, तो मतलब इंटरेस्ट देना है, तो अब लोन लोगे। ऐसे ही कमर्शियल बैंक को भी क्या बोल दिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो कमर्शियल बैंक के पैसे ले लेते हैं, किससे, कमर्शियल बैंक से, सॉरी सेंट्रल बैंक से। जब वो सेंट्रल बैंक से पैसे लेगी तो अब वो पैसा क्या है, इकोनॉमी में आएगा, जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो हमारी जो है डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, वो कंट्रोल हो जाएगी। जैसे उसका अपोजिट है। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइज इन बैंक रेट, और फॉल इन बैंक रेट क्या करते हैं, डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है, चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट, रेपो रेट। अब रेपो रेट और बैंक रेट में एक फर्क है, क्या, ये शॉर्ट टर्म नीड के लिए होता है, मतलब कि छोटे पीरियड के लिए दिया जाता है। बैंक रेट क्या, लॉन्ग टर्म के लिए, और रेपो रेट क्या, शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर है, अब यहाँ पे समझते हैं क्या है, रेट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। सेम वही बात कि सेंट्रल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है शॉर्ट टर्म नीड के लिए, वो बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म नीड के लिए। यहाँ पे भी सेम चीज होंगी, अगर रेपो रेट बढ़ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग क्या है, कम लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो उसका मतलब क्या, हमारे जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो भी क्या है, कम हो जाएगा, फॉल इन मनी सप्लाई। फिर उससे क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, मतलब जो पैसा है इकोनॉमी में वो क्या है, कम हो जाएगा। अब फॉल इन रेपो रेट, अब इससे क्या है, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होती है। ठीक है, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, रेपो रेट हम लोग क्या है, कम कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जब रेपो रेट कम हो गया तो मतलब लोग क्या है, ज्यादा ज्यादा लोन लेंगे। जब ज्यादा ज्यादा लोन लेंगे तो हमारे इकोनॉमी में क्या, पैसा आएगा। इकोनॉमी में पैसा आएगा तो क्या है, हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। मतलब जो सस्ताई है, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो क्या है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा इकोनॉमी में। क्लियर है, अब रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का यहाँ पे मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, जो सेंट्रल बैंक पैसे देती है किसको, कमर्शियल बैंक को, राइट। दूसरा है हमारा रेपो रेट, जो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है लोन, जो सेंट्रल बैंक पैसे देती है कमर्शियल बैंक को। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट कैसे
क्या है, सिचुएशन कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, ठीक है। अगर मैं कोई बात हो, रिवर्स रेपो रेट कम हो गया, मतलब कि आप अगर किसी को पैसे दे रहे हो, ठीक है, और वहां से आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसके पास पैसे रखना प्रेफर करोगे? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लेस फंड आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं किसी को दे रहा हूँ पैसे, तो वो कहेगा मैं आपको इंटरेस्ट बहुत कम दूंगा इसका, तो आप वहां पे प्रेफर नहीं करोगे जमा करना, ठीक है। अगर वहां पे आप जमा करना प्रेफर नहीं करोगे, तो पैसे अपने पास रखोगे। जब पैसे अपने पास रखोगे तो हमारे इकोनॉमी में पैसा ऑलरेडी रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल होगी। क्लियर है? जब आपका रिवर्स रेपो रेट फॉल होगा तो वहां पे क्या है, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी, ठीक है। ये आपको ना समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आपका लॉजिकल चीज है यहाँ पे, इसको समझ के चलना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राइज एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर आप किसी को पैसे रखने के लिए दे रहे हो और वो बोल रहा है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो आप उस पे क्या ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करोगे, है ना। जब ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करोगे सेंट्रल बैंक के पास, तो आपकी जो इकोनॉमिक पैसा है वो सारा किसके पास चल जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। तो वहां पे किसकी सिचुएशन कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation refers to buying and selling of government securities by central bank from or to public and commercial bank। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है बताता हूँ, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, सेंट्रल बैंक क्या खरीदता है और बेचता है, ठीक है, पब्लिक को और कमर्शियल बैंक को। अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे कंट्रोल होगी, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी इन्फ्लेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन, अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं क्या है, सारे सिक्योरिटीज, ठीक है, और सारे मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितनी भी है, मैं सारी सेल कर देता हूँ पब्लिक को, ठीक है। जो पब्लिक का भी जितना भी पैसा होगा वो क्या है, आरबीआई के पास आ जाएगा। जब सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा तो इट मीन्स क्या होगा, इन्फ्लेशन सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल कैसे होगी, क्योंकि सारी परचेजिंग पावर क्या है, कम हो जाएगी, तो वहां पे क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। कैसे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जब मैं सारी सिक्योरिटीज बेच दूंगा, रिड्यूसेस द कैश रिजर्व द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का क्या है, कैश रिजर्व कम हो जाएगा। जब कैश रिजर्व कम होगा तो आगे क्या है, वो लोन नहीं दे पाएगी। जब लोन नहीं दे पाएगी तो मनी सप्लाई क्या है, कम हो जाएगी इकोनॉमी। जब इकोनॉमी मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। अब इसी का अपोजिट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब कोई भी क्या है, अब यहाँ पे क्या है, परचेज करेंगे, यहाँ पे क्या है, खरीदेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग परचेज करेंगे सिक्योरिटीज को, जैसे कि हमने वापस ले लिया, ठीक है, लोगों से, तो सारा पैसा जो है आरबीआई के पास, वो क्या गवर्नमेंट मतलब पब्लिक में चला गया। जब पब्लिक में पैसा चला गया तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ गई। जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल होगी। तो मतलब हमेशा अभी तक आपने देखा कि ऊपर जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की उसके अपोजिट हो जा रही है, या डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसके अपोजिट हो जा रही है। तो इजी याद करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैश रिजर्व रेशियो, राइट। कैश रिजर्व रेशियो को समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, कुछ चीज बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग एलआरआर भी बोलते हैं, ठीक है, एलआरआर। ये क्या है, कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। जितना भी डिपॉजिट हुआ है कमर्शियल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक बोलती है कि कमर्शियल बैंक, आपने अगर आज 100 रुपए डिपॉजिट करें अपने पास, उसमें से कुछ पैसे क्या है, आप रिजर्व रखो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलआरआर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, एलआरआर के ना दो पार्ट होते हैं, सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। सीआरआर जो होता है, सीआरआर बोलते हैं, सीआरआर होता है, ये सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। सीआरआर जो होता है, जितना भी रेशियो है, जितना भी रिजर्व है, सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। अब ये एसएलआर क्या होता है, ये कमर्शियल बैंक को अपने पास ही क्या है, जमा करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। ये रिजर्व रख क्यों रहे हैं, कि कभी ऐसा होता है कि ना बैंक करप्ट होने लग जाता है, कि मतलब कि बैंक डूबने लग जाता है, तो ये पैसे यूज करके हम लोग क्या है, चला लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, लोन लेना पड़ जाता है, किसको, बैंक्स को, सेंट्रल बैंक से। तो वो जो है कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से इन पैसों का यूज करता है, सीआरआर का यूज करता है। तो यहाँ पे क्या है, सीआरआर और एसएलआर हमने समझा। सीआरआर क्या है, सेंट्रल बैंक के पास जमा करना है, एसएलआर क्या है, कमर्शियल बैंक अपने पास ये जमा करेगा, दैट्स इट। चलो, अब इनसे कैसे सिचुएशन
कंट्रोल होती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, ये समझते हैं। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का यहाँ पे मतलब है इट रिफर्स टू अ मिनिमम परसेंटेज। इसका मतलब है ये एक मिनिमम परसेंट है जो कि हमको रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। रेशियो वेराइज टाइम टू टाइम रेगुलेट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, रेशियो चेंज होते रहते हैं। महंगाई होगी तो क्या रेट होगा, अगर मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो क्या रेट होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो क्या रेट होगा। चलो पहला पढ़ते हैं राइज इन सीआरआर। इसको यहाँ पे समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। जब महंगाई बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, लोगों से पैसे लेंगे वापस, मतलब कि आरबीआई अपने पास पैसे मंगाएगी, महंगाई बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है, सीआरआर बढ़ा देगी। सीआरआर बढ़ाने का मतलब है कि अगर मैंने सीआरआर बढ़ा दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या है, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। जब वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रिजर्व रखेगी तो आगे क्या है, लोन नहीं दे पाएगी कमर्शियल बैंक, राइट। जो आगे लोन नहीं दे पाएगी, जो हमारे इकोनॉमी में जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, वो क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मनी आगे जा ही नहीं पा रहा ना, लोन आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो इकोनॉमी में पैसे वैसे ही कम हो जाएंगे। क्लियर है? अब फॉल इन सीआरआर, जब सीआरआर कम हो गया, मतलब कम से कम रिजर्व रखना पड़ रहा है, तो आगे क्या है, कैश रिजर्व रेशियो जो है हमको कम रखना पड़ रहा है, तो आगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब पैसा ज्यादा बच रहा है। ठीक है? जब पैसा ज्यादा बच रहा है तो हम लोग लोन भी आगे क्या है, ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। क्लियर है? ये हो गया राइज इन सीआरआर और फॉल इन सीआरआर। जो राइज इन सीआरआर है वो किसकी सिचुएशन कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन की, और फॉल इन सीआरआर है वो किसकी सिचुएशन क्लियर करता है, डिफ्लेशन। चलो अब आता है हमारा एसएलआर। एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या मतलब है, एवरी बैंक हैज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंट ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का यहाँ पे क्या मतलब है, एसेट्स जो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में। ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी बैंक है उनको एसएलआर अपने पास रखना होता है। क्यों? किसने बोला है, सेंट्रल बैंक ने बोला है कि एसएलआर आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अब ये कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करते हैं, अगर सेंट्रल बैंक ने बोला है आपको ज्यादा से ज्यादा क्या रखना है, एसएलआर रखना है, जब ज्यादा ज्यादा एसएलआर ज्यादा रखेंगे तो पैसे क्या है, हमारे पास कम बचेंगे। जब पैसे कम बचेंगे तो हम आगे लोन कम दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, वो कंट्रोल हो जाएगी। अब फॉल इन एसएलआर मतलब कि जब हम लोग कम से कम सेव करेंगे तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे। जब आगे ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे तो हमारे पास क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट किया, क्वांटिटेटिव मेजर कंट्रोल। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल को कैसे मेजर करते हैं, बाय क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। बैंक रेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, किसको, सेंट्रल बैंक देती है कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट क्या है, सेम, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सेंट्रल बैंक देती है कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है वो किसको देता है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक को। कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होता है वो सेंट्रल बैंक को रखने के लिए देती है, तो होता है रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि कुछ पैसा जो है रिजर्व रखना है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, यहाँ पे हमको लिक्विड एसिड्स रखने हैं किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, खुद के पास। ठीक है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या है, परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसमें हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएजन आता है। इससे कैसे कंट्रोल करते हैं क्रेडिट, अभी पढ़ते हैं। देखो पहला है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल में पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन का मतलब होता है कि कितना मार्जिन है। ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल समझाता हूं इसको, अगर हाउस की वैल्यू 10 लाख है, ठीक है, और अगर आप इसको गिरवी रख के, हाउस को गिरवी रख के आप लोन लेते हो तो आपको प्रॉपर उतने रुपए का लोन तो नहीं मिलेगा, उससे कम का लोन मिलेगा। ठीक है? 8 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है? 8 लाख का तक का लोन मिलेगा। तो इसके बीच का मार्जिन कितना है, 2 लाख। ठीक है? अब ये क्या है, अब इस मार्जिन से हम लोग कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करेंगे,
ठीक है, अभी देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का यहाँ पे मतलब है कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, कि जो लोन लिया है और जो आपने सिक्योरिटी में सामान उसके पास रखा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे हाउस की वैल्यू क्या है 1 करोड़ और आपने लोन प्रोवाइड किया सिर्फ 80 लाख का, तो जो 20 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे कंट्रोल करेगी, अगर बेसिक सी बात है, अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूं, दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ा दूं, तो क्या होगा, कोई लोन नहीं लेगा। सपोज 1 करोड़ की वैल्यू है, अगर मैं उसको सिर्फ 50 लाख ही लोन दूंगा 1 करोड़ की वैल्यू पे, तो यहाँ पे क्या है, कोई लोन लेना प्रेफर नहीं करेगा। तो इसलिए जब कोई लोन लेना प्रेफर नहीं करेगा, तो हमारे जो इकोनॉमी में सप्लाई है वो कम हो जाएगी मनी की। तो जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आपको अब क्या ध्यान रखना है, हम जो अभी ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, तो हमेशा इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी की सप्लाई को कम कर रहे हैं। मनी की सप्लाई कम होगी तो हमारा इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। अब ऐसे इसका उल्टा, जब हम डिफरेंस कम कर देंगे, ठीक है, तो हम लोन ज्यादा लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि अगर 1 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है, तो इसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है, 95 लाख रुपए क्या है, लोन पे मिल रहा है 1 करोड़ की वैल्यू पे। तो हम यहाँ पे क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या है, लोन लेंगे। ठीक है, जब ज्यादा ज्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, कंट्रोल होगी। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग क्या है, refers to fixation of credit quotas for different business activities। यहाँ पे क्या है, राशनिंग होती है, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कहती है कि आपको सिर्फ फार्मर्स को लोन देना है, बिजनेसमैन को लोन नहीं देना है। अगर सेंट्रल बैंक ने ऐसा बोला है तो हमको बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक तरीके से बायसनेस दिखाते हैं कि हमको सबको लोन यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, क्यों, अब इससे कैसे कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी बात है, क्या है कि अगर यहाँ पे बोला है कि सिर्फ फार्मर्स को ही लोन देना है, ठीक है, सिर्फ फार्मर्स को ही लोन देना है, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेसमैन को लोन नहीं देंगे। जब बिजनेसमैन को लोन नहीं देंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई नहीं जाएगी। जब मनी सप्लाई नहीं जाएगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। वही कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रैशनिंग। जब हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि क्रेडिट रैशनिंग लेके आएंगे, तो इसका मतलब है सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मनी का, जिससे क्या है, इकोनॉमी में सप्लाई नहीं जाएगी, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। विड्रॉल ऑफ, अगर हम लोग क्रेडिट रेशनिंग हटा दें तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई का, मतलब लोग क्या है, आगे लोन देने लग जाएंगे। जब लोन देने लग जाएंगे तो क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, मोरल सुएजन, इसको ध्यान समझना। मोरल सुएजन का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है, इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक। ये क्या, कमर्शियल बैंक को एक एडवाइस दी जाती है, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। जैसे मोरल सुएजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसको पढ़ने से मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल बैंक आपको क्या करता है, क्या बताता है, सेंट्रल बैंक आपको बोलता है, किसको, कमर्शियल बैंक को, कि आपको क्या है, हम आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे लोन नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परसुएशन है, यहाँ पे क्या है, एडवाइस दी है सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को। अगर कमर्शियल बैंक फिर भी आगे लोन दे रहा है तो फिर वो प्रेशराइज करते हैं, कौन, सेंट्रल बैंक, कि आगे आपको लोन नहीं देना है। ठीक है, प्रेशराइज करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्या है, मोरल सुएजन, मतलब वहां पे उनको ओरली बोला जाता है कि आपको लोन नहीं प्रोवाइड करने हैं। क्लियर है, तो ये आपका मोरल सुएजन है। जब आपको बोला जाएगा मोरल सुएजन इंप्लीमेंट होगा तो आगे लोन नहीं देना, तो बेसिकली क्या, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अब आगे क्या है, बोल दिया कि आपको मोरल सुएजन हटा दो, तो उसका मतलब क्या, ज्यादा ज्यादा लोन देंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या है, किसकी सिचुएशन कंट्रोल होगी, डिफ्लेशन की। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वालिटेटिव कंट्रोल्स भी थे, ये भी हमने पढ़ लिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक, के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक फाउंड बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डिनेंस से बनाया जाता है। बट जो कमर्शियल बैंक है हमारी कंट्री में, इनका खुद का एक्ट है, बैंकिंग एक्ट 1991, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या है, कमर्शियल बैंक चलते हैं। नंबर, ओनली एक ही सेंट्रल बैंक है, एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और कमर्शियल बैंक क्या है, नंबर बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। लीगल एंट्री,
ये क्या है, सेंट्रल बैंक है सुप्रीम लीगल पावर एंड अथॉरिटी, सबसे बड़ा होता है सेंट्रल बैंक, उसकी क्या है हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है, बहुत ज्यादा पावर रहती है। और ये क्या है, लीगल लिटिल लीगल अथॉरिटी रादर देन सेंट्रल बैंक, जितनी सेंट्रल बैंक की उससे तो ऑब्वियसली कम ही होगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू। और कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के थ्रू कंट्रोल किया जाता है या उनके ओनर के थ्रू। जनरल बैंकिंग फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या है, सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करता बैंकिंग के, बट बैंक जो है आपके अपने बैंकिंग एक्टिविटीज के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके कोई ब्रांच नहीं होती है, मतलब द ब्रांच ऑफ द सेंट्रल बैंक सिचुएटेड विद इन अ कंट्री, अगर इसका कोई ब्रांच है सेंट्रल बैंक का तो कंट्री के अंदर ही होगा। आरबीआई क्या है, इंडिया के बाहर नहीं होगा, ठीक है। बट हमारे जो बैंक्स हैं, बैंक्स के बाहर भी क्या है ब्रांचेस होते हैं, जैसे एसबीआई है वो बाहर है, ठीक है। तो ये कुछ बैंक्स हैं जिसके बाहर, अब आपको पता है अमेरिकन बैंक है वो बाहर का बैंक है, वो क्या इंडिया में बहुत जगह है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करना, ये जो हमने ऊपर पढ़ा क्रेडिट कंट्रोल, तो ये क्या मॉनेटरी सिस्टम कि जितने भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, उनको सर्विस दें और प्रॉफिट कमाना। ये क्या है, बैंक क्या है, नोट इशू करते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं होती नोट इशू करने की, ठीक है। ये क्या है, इट प्रोवाइड क्रेडिट टू स्केड्यूल और बैंक और द गवर्नमेंट, ये क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, गवर्नमेंट को और बैंक को क्या है लोन देती है, और ये किसको लोन देते हैं, सिर्फ कस्टमर्स को जो पब्लिक है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, टेक इफेक्ट स्टेप्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल, अब ये जो क्रेडिट कंट्रोल है जो आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करते हैं वो ये करते हैं, और ये क्या है इसमें हेल्प करते हैं, ये क्या है पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, ये पॉलिसी बनाते हैं, बट बैंक जो है हेल्प करती है क्रेडिट कंट्रोल करने में, ठीक है। क्लियरिंग हाउस, ये क्या है, क्लियरिंग हाउस क्या है, कमर्शियल बैंक के बीच में क्या है, ऊपर हमने एक फंक्शन पढ़ा था क्लियरिंग हाउस का, इसका मतलब है दो कमर्शियल के बैंक के बीच में जितना भी किसी को किसी से पैसा लेना तो ये कौन क्लियर करता है, सेंट्रल बैंक। और बट इनके पास क्लियरिंग हाउस को कोई भी क्या होता है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन करेंसी, सेंट्रल बैंक इज द फाइनल कंट्रोलर ऑफ द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी बाहर से जितना भी पैसा आएगा वो कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक। इट कैन एक्सचेंज फॉरेन, ये फॉरेन करेंसी ये सिर्फ एक्सचेंज कर सकता है, डॉलर को इंडियन रुपए में, इंडियन रुपए को डॉलर में बदल सकता है, बट जो कंट्रोल होगा फॉरेन करेंसी वो कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। चलो नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज करो 1000 रुपीज जो है, ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट हुए, ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट हुए, क्लियर है, बैंक के पास आज 1000 रुपीज डिपॉजिट हुए, ठीक है। ऊपर जो हमने सीआरआर और एसएलआर पढ़ा था, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा, एलआरआर, ठीक है, बनता है ना, इन दोनों को मिला के एलआरआर हमने पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशियो को मिला के और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मिला के हम दोनों को हमको क्या मिलता है, एलआरआर, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ है, 1000 रुपीज। अब सेंट्रल बैंक ने बोला इसमें से 20% क्या है, आप क्या है एलआरआर कर दो, मतलब कि कुछ रिजर्व रख लो, ठीक है, रिजर्व रख लो। जब इसका 20% हमने किया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 800 रुपीज, तो ये कितना बच गया बैंक के पास, अब 800 रुपीज बच गया, 200 रुपए क्या है रिजर्व रख लिए, ठीक है। 800 रुपए क्या बैंक के पास बचा और 200 रुपए क्या है रिजर्व रख लिए, सेंट्रल बैंक ने अपने पास रख लिया, एसएलआर भी रख दिया, दोनों रख दिया, ठीक है। अब जो 800 रुपए बचे इसका बैंक क्या करेगा बताओ, लोन पे देगा, ठीक है। जब इसने लोन पे दिया, लोन पे क्या जो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को, इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होता है, प्रॉफिट किसका, कमर्शियल बैंक का, ठीक है। ऐसे कमर्शियल बैंक क्या है अपने प्रॉफिट कमाते हैं, क्लियर है। यही चीज क्या हम ऊपर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे बैंक क्या है अपने प्रॉफिट्स कमाता है, किससे, मनी क्रिएशन जिसको बोलते हैं, मनी क्रिएट करना बेसिकली, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्रेडिट क्रिएट करना। नाउ थ्रू दिस प्रोसेस मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या है क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, विच इज इन फॉर एक्सेस इनिशियल एंड प्राइमरी डिपॉजिट। अब इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए और प्राइमरी डिपॉजिट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो 1000 रुपीज है
ये डिपॉजिट है, तभी इसी डिपॉजिट से क्या आगे क्या है, क्या कर पा रहे हैं, पैसे कमा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ना कुछ 100 mm का यहाँ पे मतलब है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, mm इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन राइज ड्यू टू गिवन चेंज डिपॉजिट इन द इनवर्स ऑफ LRR। इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये सारी लाइन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 1000 रुपीज क्या है जमा करें, ठीक है, और 200 रुपए क्या है हमने रिजर्व रख लिया, कैश रिजर्व रख लिया। 800 रुपए क्या हुए, 800 रुपए हमने क्या किया, लोन पे दे दिया। जब 800 रुपए लोन पे दिया, जब 800 रुपए हमने लोन पे दिया, वो जो 800 रुपए लोन पे दिया वो उसने आगे क्या है बैंक में ही जमा करा दिए कि अब मैं बैंक से ही ट्रांजेक्शन करूंगा। ठीक है, 800 रुपए क्या है बैंक में जमा करा दिए। जब 800 रुपए जमा कराए वापस बैंक पे आ गए, फिर उसने क्या है 20% क्या है रिजर्व रख दिया। जब 20% रिजर्व रखा तो 640 क्या है डिपॉजिट करा दी फिर से। जब डिपॉजिट कराए फिर से लोन पे, तो ये ना ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है ऐसे। बट ये चलेगा कब तक, जब तक चलेगा जब आपका डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका क्या है, कैश रिजर्व रेशियो ना बन जाए। ठीक है, या LRR ना बन जाए। ठीक है, जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट LRR ना बन जाए तब तक ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल आ रही होगी कि जब उसने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, तो उसने वापस से बैंक में क्यों जमा करा दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस होती हैं, अजम्पशंस में क्या है हमको मान के चलना पड़ता है, बिना अजम्पशंस के हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे क्या अजम्पशंस हैं वो मैं बताता हूँ। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन एंड वन यूनिट टर्म एज बैंक। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो बैंक सिस्टम है वहां पे सिर्फ एक ही बैंक है और कोई बैंक नहीं है। ठीक है, जितने भी रिसिप्ट हो रहे हैं, जितने भी लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो सब क्या है बैंक से ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। रिसिप्ट जितना ही पैसा आ रहा है बैंक में आ रहा है, जितना ही पेमेंट कर रहे हैं बैंक में ही आ रहा है। तो ये दो assumptions है, पहला क्या सिर्फ एक ही बैंक है, दूसरा क्या वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट कर रहे हैं, जितने भी रिसिप्ट हैं वो सारे बैंक से ही कर रहे हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब वो 800 रुपए लोन दिए, कैश नहीं दिए, वो उसी के बैंक में चले गए, तो जब वो बैंक में गए तो रिजर्व क्या रखा, 160 रुपए रिजर्व रखा और 640 रुपए फिर से लोन दे दिए। तो चलता रहता है, कब तक चलता है, जब आपका इनिशियल डिपॉजिट क्या ना बन जाए, रिजर्व ना बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि बैंक ने कमाया कितना, 4000 रुपीज कैसे आया, 5000 रुपीज कैसे आया, ये हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अब ध्यान समझना, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 में LRR, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जितना इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 में LRR। अब ये क्या है भाई, इससे क्या पता चलता है हमको, इससे हमको ये पता चलता है, मैं आपको एग्जांपल, हमने इनिशियल डिपॉजिट किया था 1000 रुपीज इंटू 1 में 20%, हमने 20% क्या रिजर्व रखा था, तो क्या हो गया 1000 में 20%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1000 में 20%, नीचे तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 100 होता है ना, ऊपर 100 आ जाएगा, 0 से 0 गया और 2 5 10, ये कितना आ गया 5000। तो हमने क्या देखा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 में LRR, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट, क्या आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट। देखो आ गया ना, ये तो है कि डिपॉजिट क्या है हमारा 1000, ये हम लोग कब तक चलते रहेंगे, जब तक ये हमारा 5000 ना आ जाए। और 5000 कैसे आया, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनिशियल डिपॉजिट इनटू LRR क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है 5000 आ गया। ठीक है, अब 5000 में से हमने 1000 सेव कर लिए तो 4000 क्या है उन्होंने लोन पे दिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ उनको बताओ, जब 5000 टोटल डिपॉजिट, 1000 क्या है यहाँ पे क्या कर लिया, रिजर्व रख लिए, तो 4000 का क्या उन्होंने लोन दिया। तो दैट इज योर क्रेडिट क्रिएशन। ऐसे बैंक क्या है यहाँ पे कमाता है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है वही सारी चीजें जो मैंने नीचे बताया। बैंक यूज द डिपॉजिट फॉर गिविंग लोन, बैंक क्या है जो डिपॉजिट रखती है अपने पास, ठीक है, उसी में से लोन देती है। बट बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट, बैंक यहाँ पे क्या पूरा डिपॉजिट यूज नहीं कर सकता है फॉर लेंडिंग, मतलब लोन देने के लिए। इट इज लीगली मैंडेटरी टू कीप अ फ्रैक्शन, मिनिमम फ्रैक्शन, कुछ क्या है रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या है रिजर्व रखा है, 1000 में से हमने 200 रिजर्व रखा और 800 लोन पे दे दिए। ठीक है,
it is legally mandatory to keep minimum fraction for the deposit as reserve. Fraction is called legal reserve ratio और रिजर्व रेशियो. जो हम लोग मिनिमम पैसे रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो या रिजर्व रेशियो. ये कौन फिक्स करता है, सेंट्रल बैंक. ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रल बैंक ये क्या फिक्स करते हैं, हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं सीआर और एलआरआर. अब ये एग्जांपल इन्होंने रखा है, 1000 रुपीज क्या है, इनिशियल डिपॉजिट है, एलआरआर क्या है, 20% है. जब हम लोग इनिशियल डिपॉजिट इनटू एलआरआर कर देंगे, सॉरी हमने क्या किया, इनिशियल डिपॉजिट इनटू वो जो हमने रिजर्व रखना है, तो ये कितना हो गया, 200 रुपये. 200 रुपये हमारा क्या रिजर्व हो गया, और 800 रुपये हमने क्या है लैंडिंग के लिए दे दिए, मतलब लोन दे दिया. तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज फॉलो, subscribe and press the bell icon and like and keep sharing my video. If you want my notes, if you like my notes, you can ask me in the comment section also. Thank you. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket.